Hi, this is Rishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 का पेपर। इससे पहले हमने दो पेपर डिस्कस किए थे 2019 के, ठीक है। 2019 के पेपर हमने डिस्कस किए हैं जुलाई का एंड सेकेंड वन इज़ दिसंबर। ये दोनों पेपर डिस्कस किए। इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप इन दोनों पेपर को भी देख सकते हो। एंड हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो भी पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे, इंक्लूडिंग पैडागोजी, 20 क्वेश्चन थ्योरी एंड 10 क्वेश्चंस पैडागोजी। तो इसमें हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ डिस्कस किया है। तो आप प्लीज़ एक बार चेक की वहाँ ज़रूर जाके देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का पेपर। तो टोटल 30 क्वेश्चन है। तो मैं जस्ट सोच रही हूँ कि आज 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो 10 क्वेश्चन आज, फिर 10 कल, फिर 10 परसों, इस तरह से 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ 30 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं PDF, इसका जो लिंक है, एक मिनट, ये जो पेपर है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी इसका लिंक, ठीक है। तो आप वहाँ से, यस, 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देन इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसी तरह पूरे 30 क्वेश्चन वी विल डिस्कस, ठीक है। आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, लंबी हो जाती है, और फिर आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि 10 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कल एंड 10 क्वेश्चन परसों, ठीक है। इसी तरह पूरे 30 क्वेश्चन विल डिस्कस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एक ही साथ सारी वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं बना दूंगी। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिए, जैसे भी आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे वीडियो, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट A, B, C एंड D, 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके साथ करेक्टली मैच हो रहा है, वही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A इज़ हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। Option number B, hard structure which forms the skeleton. Option C, part of skeleton which can be bent. Option D, join the chest bone and backbone together to form an enclosure. तो ये चारों स्टेटमेंट्स इन चारों ऑप्शन में से किस एक ऑप्शन के साथ पर्टिकुलरली मैच करती है, वही हमें आंसर में बताना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वन बाई वन हम ये सारे 4 ऑप्शन जो हैं, वट इज़ कार्टिलेज, मसल्स, रिब केज, बोन्स, वन बाई वन ये चारों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेट, यस, फर्स्ट इज़ कार्टिलेज। पहले हम कार्टिलेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज इज स्पेशलाइज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, लाइक दैट कार्टिलेज इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो दो चीज़ों को, दो ऑर्गन्स को, दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दो टिश्यू को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोकाइट्स एंड फाइबर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कार्टिलेज आर नीदर टू हार्ड एज बोन्स नॉट टू सॉफ्ट एज मसल्स। मीन्स ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता जैसे हमारी बोन्स होती है, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता एज आर मसल्स। दे आर सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड पॉइंट इज दे आर लोकेटेड इन एयर पिन्ना, नोज टिप्स, एपिग्लॉटिस एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लोअर एंड ऑफ रिब्स, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड वर्टिब्रल कॉलम। मीन्स ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर पिन्ना। हमारे कान का पोर्शन आपने देखा है ईजिली बेंड हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो बोन नहीं है, दैट इज कार्टिलेज, दैट्स वाई इट कैन बी ईजिली बेंड। सेकेंड इज नोज की टिप। नोज की टिप भी आपने देखी ईजिली, हम इसको इधर उधर मूव करवा सकते हैं नोज की टिप को, तो दैट इज कार्टिलेज। एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। ट्रैकिया के ऊपर फ्लैप लाइक कवर होता है, ताकि जो खाना हम खाते हैं वो फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए, लंग्स में ना जाए। उसकी कवरिंग के लिए ट्रैकिया की कवरिंग जो होती है उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, बोन्स के एंड में, बोन्स के एंड में भी ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लोअर एंड ऑफ रिब्स, रिब्स के एंड में। रिंग्स ऑफ ट्रैकिया,
ट्रैकिया भी बताया आपको, विंड पाइप होती है ना, इस तरह से रिंग्स होते हैं, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी बैकबोन में भी, आपने देखा होगा, डायग्राम में आगे दिखाऊंगी, हमारी बैकबोन में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये कार्टिलेज के फंक्शन क्या है? द कार्टिलेज हेल्प्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर ऑफ बोन टिप्स। ठीक है, प्रिवेंट करता है वेयर एंड टेयर से। ठीक है, बोन की टिप्स जो हैं वो टूटे ना, उसके लिए एक कुशन, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक्ट्स एज कुशन इन वर्टिब्रल कॉलम। इट ऑल्सो एक्ट्स एज कुशन इन वर्टिब्रल कॉलम। हमारी जो बैकबोन है उसमें भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कार्टिलेज। It helps to provide framework supporting soft tissue in the respiratory tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ट्रैकिया में, नोज में और एयर में भी बताया ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्टिलेज हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्बिंग विद इन जॉइंट्स एंड फैसिलिटेट बोन मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दो बोन्स हैं, दो बोन्स आपस में अटैच है, तो यहाँ बीच में ये वाइटिश जो मटेरियल है, वाइटिश जो सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कार्टिलेज नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों बोन्स आपस में टकराएंगी। ठीक है, और हमें जब भी हम मूव करेंगे तो हमें पेन होगा यहाँ पे। सो दैट्स वाई ये जो कार्टिलेज है यहाँ पे कुशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, कार्टिलेज ख़त्म होता जाता है। दैट्स वाई एज्ड पीपल जो होते हैं उनके जॉइंट्स में पेन रहती है, क्योंकि ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्टिलेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इज रिब केज। अब रिब केज में क्या है, रिब केज में 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं। देखिए रिब केज का डायग्राम है, इसमें देखिए 12 पेयर ऑफ बोन्स हैं। तो फर्स्ट जो 7 बोन्स हैं, फर्स्ट 7 बोन्स यू कैन सी दे आर कनेक्टेड टू दिस पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, स्टर्नम। दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। तो फर्स्ट जो 7 बोन्स हैं इस स्टर्नम के साथ अटैच हैं, आप देख रहे होंगे। और ये जो हमारी रिब्स है ना, रिब्स के यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सॉफ्ट टिश्यू, दिस इज ऑल्सो, ये क्या है, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज के थ्रू यहाँ इसके साथ अटैच है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो फर्स्ट 7 जो है ट्रू रिब्स हैं। 8, 9, 10 इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स। वाई इट इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स? बिकॉज यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे 7 रिब्स तो इंडिविजुअली स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं, बट 8, 9, 10 जो है सिंगल एक ही, यहाँ देखिए एक ही बोन है। 8th भी, 8th यहाँ से आ रही है, ये 9th और ये 10th, 8th 9th 10th, ये है 10th। 8th 9th और 10th ये इस सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग सेपरेटली इंडिविजुअली, जैसे ये इंडिविजुअली जुड़े हो ना, वैसे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, ये तीनों एक साथ ही इसके साथ अटैच। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट आर फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, दिस वन 11th and 12th फ्लोटिंग रिब्स। Why it is called floating ribs? Because ये जो है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, that's why it is called floating ribs। ठीक है, सो ये होगी हमारी 12 ribs। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं वन बाय वन। रिब केज इज अ बोन लोकेटेड अटैच टू द वर्टिब्रल एंड स्टर्नम। ये जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट बोन है ये थिक वाली, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। और ये जो पीछे वाली बोन है ये है, ये दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है पीछे वाली। ठीक है, बैक साइड में जुड़ी हुई, दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम। इट हैज 12 पेयर ऑफ बोन्स। ओके, द रिब केज इज पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन क्या है? देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक है एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, एंड सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने थोड़ा निब थिक रखी है ताकि ईजिली आप लोग देख पाओ स्क्रीन पे। थोड़ी पतली रखनी होगी तो मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी इसको। स्केलेटन, ठीक है, एक्सियल अब इसमें लिखा है रिब केज इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन होता है जिसमें हमारा स्कल, ठीक है, जो अपर पोर्शन वाली बोन्स है ना वो सारी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। फॉर एग्जांपल स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, ठीक है, और स्टर्नम ये है। तो ये सारा जो पोर्शन है, ये सारी बोन्स जो हैं ये आ जाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन में। स्कल, देन वर्टिब्रल कॉलम मीन्स बैकबोन जो है हमारी, प्लस फ्रंट जो हमारा रिब्स हैं, एंड स्टर्नम,
ये हैं एक्सियल स्केलेटन, पार्ट ऑफ एन एक्सियल स्केलेटन। एंड व्हाट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन? अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा आएगा द लिम्स आ जाएंगे हमारे, ओके, लिम्स आएंगे एंड शोल्डर एंड पेल्विस, ठीक है, शोल्डर एंड पेल्विस। तो ये जो है हमारे जो लोअर पोर्शन है प्लस जो बोन्स हमारी जो हैंड आर्म्स की बोन्स हैं प्लस लेग्स की बोन, शोल्डर एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, पेक्टोरल एंड, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन समझ आ गया होगा। एक्सियल स्केलेटन में जो अपर बोन्स आती हैं लाइक स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये जो ऊपर वाली बॉडी के हमारी बोन्स हैं ये एक्सियल स्केलेटन में आएंगी। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स, शोल्डर एंड पेल्विस आ जाएंगे। लिम्स में फोर लिम्स एंड हाइंड, बाजू की हमारी हैंड की जो आर्म्स हैं, आर्म्स की जो बोन्स हैं प्लस लेग्स की बोन्स वो लिम्स में आएंगी, प्लस शोल्डर बोन जो है जिसे हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल, और हिप बोन्स जिसे हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। तो ये तीनों जो लोअर पोर्शन है ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगा, ठीक है। तीन चीज़ें हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिब केज। और क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ रिब बोन्स दैट अटैच टू द स्टर्नम इन फ्रंट एंड वर्टिब्रल कॉलम इन द बैक। मीन्स जो रिब की बोन्स हैं फ्रंट में ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं और बैक साइड में हमारी बैक बोन जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं उसके साथ अटैच्ड है। द रिब केज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स। ये जो रिब केज है हमारी हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन थे जो रिब केज के थे। नेक्स्ट विल डिस्कस मसल्स। मसल्स क्या करती है? मसल जो है हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में हेल्प करती है। हाउ इट हेल्प्स इन मूवमेंट, चलिए देखते हैं। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, बोन्स आर अटैच थ्रू ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स। अच्छा, दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, टेंडन एंड लिगामेंट। हियर इट इज मेंशन, टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन क्या होता है? जहाँ पे मसल और बोन आपस में कनेक्ट होती हैं, मसल बोन के साथ कनेक्ट होगी उसे हम कहेंगे टेंडन, और उसे हम कहेंगे टेंडन। और लिगामेंट क्या है? जहाँ बोन के साथ अटैच है, बोन के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। हियर इट इज बाइंड बोन टू बोन, टेंडन बाइंड बोन टू मसल, ठीक है। द मसल दैट आर अटैच टू द बोन हेल्प देम मूव। द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स, ओके। द मस्कुलर सिस्टम मेन फंक्शन इज टू अलाउ मूवमेंट। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड फाइन मूवमेंट। मसल्स क्या करती हैं? मोस्टली हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है। बोन कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, ठीक है। तो मसल्स क्या है? उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, अलाउ मूवमेंट। इसमें क्या है? दे कंट्रीब्यूट ग्रोथ एंड फाइन मूवमेंट। टू टाइप्स की मूवमेंट होती है, वन इज ग्रोथ, सेकेंड इज फाइन। अब ग्रोथ मूवमेंट में क्या होता है? लार्ज कोऑर्डिनेटेड मोशंस, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। तो ये किसका पार्ट है? ग्रोस मूवमेंट का, जिसमें हम थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। फाइन मूवमेंट जिसमें हम छोटे स्मॉलर मूवमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग, स्पीकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये फाइन मूवमेंट का पार्ट है। तो मसल्स क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ग्रोस मूवमेंट एंड फाइन मूवमेंट। ग्रोस मूवमेंट में वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग आता है। फाइन मूवमेंट में राइटिंग, स्पीकिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड मसल्स भी हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट एक और है, दैट इज बोन्स। बोन्स, देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एज यू ऑल नो, and it perform the following functions. First is bone provides shape to the body. Yes, it provides shapes to our body. Bone act as protection to internal organ like brain, heart, lungs, etc. स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा स्कल है तो ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और रिब्स जो हैं, रिब्स क्या करती हैं? हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। बोन सर्व्स एज स्टोरेज स्पेस फॉर मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट। हमारी बोन्स में कुछ मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इनको
इनकी स्टोरेज होती है, इनको स्टोर करके रखती है हमारी बोन्स, कैल्शियम और फॉस्फेट को। बोन्स हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग बॉडी मूवमेंट। अब मसल अकेले भी मूव नहीं करती, मसल्स और बोन की कोऑर्डिनेशन जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। बोन सर्व्स एज अ बर्थ प्लेस फॉर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये जो है यहाँ पे रेड ब्लड सेल की बर्थ प्लेस भी है बोन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बोन्स के। यहाँ पे देखिए कुछ बोन्स ये दी है, स्कल, ये 4 आर्म्स के पार्ट है, आर्म्स का पार्ट है, अपर जो है इसे अपर बोन जो है बाजू की उसे ह्यूमरस कहते हैं। और इसमें नीचे 2 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, एक पार्ट अल्ना है और एक पार्ट हमारा रेडियस है। और ये जो है हिप बोन, इसे हम पेल्विस कहते हैं। और यहाँ पे शोल्डर बोन इज नॉट मेंशन, इसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल इसमें आता है, पेक्टोरल गर्डल। और यहाँ पे इसको हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। और ये लेग्स की बोन्स हैं, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। अपर पोर्शन इज फीमर। और यहाँ पे भी नीचे 2 हैं, एक का नाम है टिबिया एंड एक का नाम है फिबुला। तो ये 3 पार्ट हैं हमारी लेग्स की बोन्स के। हमारी जो हैंड की बोन है वो भी 3 पार्ट्स हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। और लेग्स की 3 पार्ट्स हैं, फीमर, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर बोन्स। नाउ विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, नाउ आप क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं, रीड कीजिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। ऑप्शन नंबर ए, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब आप मुझे बताइए, बॉडी मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू कौन हमारी हेल्प करता है? मसल्स क्या करती हैं, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसका हो गया ये। हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, तो हार्ड स्ट्रक्चर इज बोन्स। अच्छा, अगर आपको चारों में से कोई एक भी आता है ना, तब भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इन चारों में से सिर्फ एक आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपको फर्स्ट ऑप्शन आता है, इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये तो ईजी है कि मूवमेंट में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट टू रिलैक्स कौन करती है? हमारी मसल्स करती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मसल्स है, ए का सेकंड, तो अब ऑप्शन में जाइए और देखिए ए का सेकंड किस में है, इसमें है। आप चेक कीजिए, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, बी हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, इसका ऑप्शन है बोन्स, राइट। सी पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, इसका है फर्स्ट कार्टिलेज, यस, पार्ट ऑफ द स्केलेटन है, कार्टिलेज को हम इजीली बेंड कर सकते हैं, अभी बताया था, जैसे हमारे एयर में प्रेजेंट है, हम इजीली एयर को बेंड कर सकते हैं, हमारी नोज़ में प्रेजेंट है कार्टिलेज, हम अपनी नोज़ को भी इजीली बेंड कर सकते हैं, सी का फर्स्ट। एंड डी ऑप्शन, joins the chest bones and backbone together, तो ये चेस्ट बोन और बैकबोन को एक साथ कौन ज्वाइन करता है? दैट इज रिब केज, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, सी का है फर्स्ट एंड डी का है थर्ड, रिब केज, ठीक है। सो यही हमारा राइट आंसर है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज थोड़ा मेस्ड अप लगेगा ये, है ना, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, या फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। हमने क्या किया फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया है वेट, ठीक है। हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने किसके बारे में? कार्टिलेज के बारे में डिस्कस किया। कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन आर ईयर, हमारे कान में ईयर में प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस में प्रेजेंट है, हमारे ईयर में प्रेजेंट है। एपिग्लोटिस मैंने भी बताया था आपको, ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो है इसको ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, ताकि खाना जो है हमारी फूड उसमें लंग्स में ना जाए, ठीक है। एपिग्लोटिस में प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है, ट्रैकिया में प्रेजेंट है, ट्रैकिया की जो रिंग्स है वह उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, हमारी नोज टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है,
एंड सेकंड हमने डिस्कस किया किसके बारे में, रिब्स के बारे में। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, हमने डिस्कस किया कि 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स, जिसमें जो फर्स्ट 7 है 1 2 7 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्योंकि वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रू रिब्स, क्योंकि ये जो है इसके साथ अटैच होता है हमारे स्टर्नम के साथ, ठीक है। एंड 8 to 10 इसे हम कहेंगे फॉल्स रिब्स, इसे हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट टाइम ब्लैक पेपर लूँगी, है ना। एंड 11 and 12 आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और रिब्स क्या करती है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कार्टिलेज हो गया, रिब्स हो गया। थर्ड क्या डिस्कस किया हमने, मसल्स। मसल्स क्या करते हैं, मसल्स जो हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसमें दो तरह की मूवमेंट हमने की, ग्रॉस मूवमेंट जिसमें बड़ी एक्टिविटीज़ आती हैं, एंड फाइन मूवमेंट। ग्रॉस मूवमेंट में वॉकिंग, रनिंग, ये सब आता है, ठीक है, वॉकिंग एंड रनिंग ये सब आता है। और फाइन मूवमेंट में क्या आ जाएगा, फाइन मूवमेंट में राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा, तो ये सब फाइन मूवमेंट में आ जाएंगे। कार्टिलेज हो गया, रिब्स हो गया, मसल्स हो गया। फोर्थ हमने डिस्कस किया बोन्स के बारे में। सो देर आर 206 बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, जो रिब्स है इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, टू टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल जिसमें जो हमारी, एक मिनट, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अब जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें अपर पोर्शन जैसे स्कल हो गया, रिब्स होगी, बैकबोन होगी, ये सारा किस में आएगा, एक्सियल बोन में। और अपेंडिकुलर में क्या आएगा, आर्म्स की बोन्स, लेग्स की बोन्स, एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल होता है जो हमारा ये ऊपर का शोल्डर बोन, इट इज़ कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल। और पेल्विक गर्डल हमारी हिप बोन को कहते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। हेयर इट इज़ पेल्विक गर्डल हिप बोन को, और पेक्टोरल गर्डल यहाँ प्रेजेंट होता है जॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक ज़्यादा लेंदी हो गया, इसी तरह से थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जाती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ओनली 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं 10 या उससे कम, जितने भी 1 आवर का वीडियो बनाऊंगी, अगर 1 आवर में जितना भी हो जाता है उतना कर लेंगे, ठीक है। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, which of the following glands in human beings secrete more than 2 hormones? ह्यूमन ग्लैंड्स में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास या थायराइड? इन चारों में से ऐसा कौन है जो 2 ग्लैंड को सिक्रीट कर रहा है? तो आंसर तक पहुंचने से पहले 1 बाय 1 हम इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एड्रीनल ग्लैंड, व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट इज पेनक्रियास एंड व्हाट इज थायराइड। ओके, सो हियर इट इज, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स सिक्रीट हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी। ये जो ग्लैंड है हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। ग्लैंड्स आर सच ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट। ग्लैंड क्या होता है, ऐसा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जो कि प्रोड्यूस करता है या सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं हार्मोन। ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। सेकंड इज, hormones are chemical messenger molecule that helps in control and coordination of our body. hormones और क्या करते हैं, it helps in control and coordination in our body, ठीक है। तो ग्लैंड जो है they are classified into 2 parts, 2 types in which presence और absence of ducts। तो 2 parts में क्लासीफाई है, वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में है एब्सेंस ऑफ डक्ट, एब्सेंस ऑफ डक्ट, कोई डक्ट नहीं होता, ओपनिंग नहीं होती, जो हार्मोन है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड के साथ मिक्सअप होके फ्लो करता है।
जाता है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में प्रॉपर ओपनिंग होती है, उसके थ्रू ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और जिसमें जो है एब्सेंस ऑफ डक्ट, इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ डक्ट, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, अभी आपको बताया, दे सिक्रीट हार्मोन विच आर एसेंशियल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर एक्टिविटी। These hormones are secreted directly into the blood to circulate throughout the body. ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्सअप होके हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड दैट पोर इट सिक्रीशन ऑन द सरफेस और इन पर्टिकुलर रीजन बाय मीन्स ऑफ डक्ट्स। इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, तो इसकी जो सिक्रीशन है वो डक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ बेस्ड ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में 7 ग्लैंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनैड्स। ये 7 ग्लैंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, गोनैड्स में मेल और फीमेल हार्मोन्स, मेल और फीमेल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मेल पार्ट टेस्टिस है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, फीमेल पार्ट में ओवरी है तो वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ये दोनों चीज़ें गोनैड्स में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट नंबर 1। वेट, हियर इट इज़। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। हियर इट इज़, ये ब्रेन है, ब्रेन के पास देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडो, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब इसमें देखिए मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, हर छोटा छोटा पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, हर छोटे से छोटा पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप जो है ये नोट्स को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। ये नहीं कि जस्ट मैंने पढ़ाया आपने देखा बात ख़त्म। इसमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कस इन डिटेल, इन डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ओनली 30 क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, तो पूरा हम एक्सप्लेन में डिस्कस करें, ताकि जितने भी एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर लेते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड and it is also called master gland. It is a pea-sized gland that is located at the bottom of the brain. एक मटर के दाने जितना होता है ये, और it is located at the base of the brain. It controls and regulates other glands in the body. That's why it is called master gland. Master gland है ना, ये other glands जो है, दूसरी gland है, उनको भी control और coordinate करता है। ठीक है, हार्मोन रिलीज्ड बाय दिस ग्लैंड आर ग्रोथ हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है इसमें? ग्रोथ हार्मोन। अब जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो जाए तो इससे क्या होता है? जाइगेंटिज्म, मतलब बॉडी जो हमारी एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है। और अगर कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो ड्वार्फिज्म। बोने देखे ना हमने छोटी छोटी हाइट के, तो वो अगर कम हार्मोन सिक्रीट होगा तो ड्वार्फिज्म, और एक्सेस में सिक्रीट होगा तो जाइगेंटिज्म। तो ये जो है नॉर्मल अमाउंट में ही सिक्रीट होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? LH एंड FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग, LH का जो फुल फॉर्म है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड इज पीनियल ग्लैंड। Pineal gland, this gland is also located in the brain. It is also called third eye. ये देखिए, ये भी pineal gland ब्रेन में ही है। अब इसमें पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको बता रही हूँ ताकि आपके एकदम से दिमाग में सेट हो जाएं चीज़ें। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए मैंने तो कुछ इमेजेस लिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, रटना ना पड़े चीज़ों को, एकदम से देख के आपके दिमाग में सेट हो जाएं चीज़ें। ठीक है, ये है pineal gland. It is also called third eye. And it release hormone called melatonin. ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज मेलाटोनिन, विच रेगुलेट्स द वेकअप एंड स्लीप क्लॉक एंड इट हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑल्सो। ठीक है, अब ये वेकअप एंड स्लीप क्लॉक क्या है?
आपने देखा होगा कुछ लोगों को, जैसे उनको, कुछ लोग हैं जिनको 4 बजे, सुबह 4 बजे उठने की आदत है, तो उनको बिना अलार्म के ही रोज़ सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, वेकअप एंड स्लीप क्लॉक। इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे सोना है तो इतने बजे सोना ही है उन्हें। तो इसी को हम कहते हैं वेकअप एंड स्लीप क्लॉक। और ये कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। और ये मेलाटोनिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पीनियल ग्लैंड। ओके, आई होप कि दोनों ही ग्लैंड जो हैं आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, देन विल डिस्कस टू नेक्स्ट थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन, हमारे गले में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और थायराइड, आपने देखा होगा कुछ लोगों को थायराइड होता है, वो थायराइड की टैबलेट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका जो थायराइड हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं हो पाता प्रॉपरली, तो उन्हें जो है टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। यही हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड में, हमारी नेक्स्ट ग्लैंड में। एक मिनट, दिस वन, दिस इज बटरफ्लाई शेप पेयर्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन। यहाँ देखिए, ये नॉर्मल पर्सन की जो ग्लैंड है वो ऐसी होगी, और जिसको थायराइड ग्लैंड जिसकी नॉर्मली सिक्रीट नहीं हो रही है, जिसको आपने देखा ना कई बार अर्लियर इट वाज लाइक दैट, अभी भी कुछ लोगों को शायद होता होगा, तो गला जो है ना हमारा एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ये थायराइड है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड्स है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा होने के कारण हमारा जो गला है, नेक रीजन है, सोलन हो जाता है, फूल जाता है। तो ये क्यों होता है, थायराइड ग्लैंड ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हार्मोन है T3, इट रिलीजेस द हार्मोन्स T3 एंड T4। T3 का नाम है ट्राईओडोथायरोनिन एंड T4 का नाम है थायरोक्सिन। तो these hormone regulates body metabolism. Iodine is vital for thyroxine synthesis. अब ये थायरोक्सिन रिलीज होता है जो हमारे यहाँ पे T4 रिलीज होता है, उसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सिंथेसिस नहीं होगा, थायरोक्सिन सिंथेसिस नहीं होगा, तो हमें कौन सी डिजीज़ होगी, ग्वाइटर। ठीक है, सो ये थी थायराइड ग्लैंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा थायराइड ग्लैंड का, नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। और थायरोक्सिन अगर अच्छे से अगर थायरोक्सिन रिलीज़ नहीं हो रहा है तो इसका साइज़ एनलार्ज हो जाता है, और इसके एनलार्ज होने से जो डिजीज़ होता है उसे कहते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट इज थाइमस। थाइमस यहाँ पे, ठीक है, द थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, थायराइड ग्लैंड से थोड़ा सा नीचे, द थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर producing and maturing T cells. It is a type of white cell that helps to fight infection. T cell जो है white blood type of white blood cell है, जो कि क्या करता है, helps to fight infection. तो यहाँ पे ये हो गया thymus. Next gland will discuss pancreas. यहाँ पे pancreas है ये, ठीक है. The pancreas is endocrine as well as exocrine gland. ठीक है, तो दैट इज़ वाई द पेनक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। इसलिए पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। अब एंडोक्राइन में हमने पढ़ा था कि जो सिक्रीशन है वो ब्लड के साथ मिक्सअप होकर पूरी बॉडी में फ्लो आउट होता है, और एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट के थ्रू होता है। तो दैट्स वाई पेनक्रियाज इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, और इसी पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड था, अगर आपको याद हो तो। सो द पेनक्रियाज सिक्रीट हॉर्मोन्स। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करता है, कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और इंसुलिन, दीज टू हार्मोन बैलेंस द, इंसुलिन क्या करता है, जो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, जो हमारी ब्लड में शुगर लेवल है ना उसको बैलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा। ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डायबिटीज़ जैसी बीमारी होगी। ठीक है, आपने देखा है कुछ लोग डायबिटीज़, कुछ लोग जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है इंसुलिन रिलीज सिक्रीट नहीं कर रही है, तो इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन अपनी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं, ताकि वो क्या करे, इंसुलिन क्या करेगा, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करेगा, उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, और अगर ये बैलेंस ना हो तो उसकी वजह से डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस कर ली, पीनियल ग्लैंड डिस्कस कर ली, थायराइड
डिस्कस कर ली, थाइमस भी डिस्कस कर लिया, एंड एड्रीनल ग्लैंड डिस्कस कर लिया, सॉरी पेनक्रियाज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट विल डिस्कस एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार जस्ट इसको इरेज कर लूँ, कहीं कहीं इरेज कर दिया है मैंने, बट आपको जो पीपीटी दूंगी वो थोड़ा नीट एंड क्लीन ही आएगी, डोंट वरी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज वेट, पेनक्रियाज, देन एड्रीनल ग्लैंड्स। अब एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ओवर हियर। एड्रीनल ग्लैंड्स हैव टू रीजन होते हैं इसमें, एक को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक को कहते हैं एड्रीनल मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स रीजन है वो 3 हार्मोन, जो कॉर्टेक्स है यहाँ लिख देती हूँ, जो कॉर्टेक्स रीजन है वो 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। 3 हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स रीजन, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टिरोन अगर क्या करता है, रेगुलेट करता है मिनरल के बैलेंस को, रेगुलेट करता है इन आवर बॉडी। और अगर हाइपो होता है ज़्यादा, नहीं हाइपो होता है कम, अगर इसका सिक्रीशन कम होता है, हाइपो सिक्रीशन 2 टाइप का होता है, हाइपर एक हाइपो। हाइपर होता है ज़्यादा, तो अगर हाइपो सिक्रीशन होता है तो इट कॉजेज एडिसन डिजीज़, ठीक है। एल्डोस्टिरोन अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट सिक्रीट होगा तो कौन सी डिजीज़ होती है? एडिसन डिजीज़। एंड थर्ड वन इज एंड्रोजन, तो ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? 3 हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टिरोन एंड एंड्रोजन, ठीक है। ACA से याद रख लो आप, ACA, एल्डोस्टिरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन, ठीक है। निमोनिक आप अपने थ्रू मतलब जो जैसे भी आपको याद हो जाए आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया कॉर्टेक्स रीजन का, है ना। नेक्स्ट है मेडुला रीजन। मेडुला रीजन में क्या होगा? ओके, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टिरोन एंड एंड्रोजन। और मेडुला रीजन, नेक्स्ट इज मेडुला रीजन। मेडुला रीजन में 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, ओके। एड्रीनलिन एंड सेकंड इज नोर एड्रीनलिन। डोंट वरी अगर मेरी राइटिंग समझ ना आए तो, बिकॉज ऑलरेडी इज मैंशन ओवर हेयर, ठीक है। सो एड्रीनलिन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये एमरजेंसी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। मींस या तो लड़ेगा एमरजेंसी में, तो आपकी किसी से लड़ाई होगी, या लड़ोगे या वहाँ से भाग जाओगे, तो ये जो उस टाइम जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट इज गोनाड्स। गोनाड्स आर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल्स एंड फीमेल, sorry, the male gonad is the pair of testes which secrete the hormone testosterone। जो मेल है, मेल गोनाड है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस का सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स, ठीक है। और जो फीमेल गोनाड है इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, और ये सिक्रेट करते हैं 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों ही हार्मोन जो हैं इट रेगुलेट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये हमने सारे जो हैं अपने ग्लैंड्स डिस्कस किए कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड हम डिस्कस कर रहे थे, और एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने ये सारे डिस्कस किए कि कौन कौन सी ग्लैंड में 7 ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। टोटल 7 ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इन डेप्थ में मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, फिर भी आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। अ ग्लैंड दैट मेक सब्सटेंसेस, अ ग्लैंड दैट मेक सब्सटेंस, exocrine gland that make substances such as sweat, tears, saliva, milk and digestive juices and release them through a duct or opening to a body surface, ठीक है। कि एक डक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के सरफेस पे ये रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल स्वेट, पसीना ले लो, ठीक है। पसीना जो है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है, ठीक है। टीयर्स, हमारे आंसू लैक्रिमल ग्लैंड्स के थ्रू
सिक्रीट होता है। सेलिब्री ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती हैं। मैमरी ग्लैंड जो है मिल्क, इससे क्या है, मिल्क सिक्रीट होता है इन फीमेल्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, ओके, स्टमक, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन में। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स, ये जो हैं हमारी बॉडी के सरफेस पे सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट हमने डिस्कस किया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। क्या क्या किया हमने इसके बारे में डिस्कस, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है स्मॉल ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड एंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। इट रेगुलेट अदर ग्लैंड्स एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो क्या होगा, जाइगेंटिज्म होगा। और अगर कम अमाउंट में होगा तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म। और LH और FSH भी सिक्रीट करता है, जो कि क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी हमने डिस्कस की, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई, ओके। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई। सेकेंड ग्लैंड हमने कौन सी डिस्कस की, पीनियल ग्लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई। और ये क्या करता है, इट रेगुलेट स्लीप एंड वेकअप क्लॉक, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी, ठीक है। सेकेंड ग्लैंड भी होगी। थर्ड ग्लैंड हमने डिस्कस की, थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3 एंड T4 को थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए आयोडीन वो ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होता है, इसकी वजह से ग्वाइटर जैसी डिजीज़ होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल रहेगी। थायराइड अगर किसी पर्सन को ग्वाइटर है तो क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इनलार्ज, इसका साइज इनलार्ज होता है और हमारा जो नेक रीजन है स्वोलन हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में हमने किया, दो रीज़न होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहाँ लिख देती हूँ, दो रीज़न होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। MEDULA, ठीक है। दो रीज़न होते हैं, इसमें से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इसमें से 2 हार्मोन, 3 हार्मोन एंड इसमें से 2 हार्मोन। इसमें जो 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो है, उसको आप आका के नाम से भी याद रख सकते हो, एंड्रोजन, एंड सी से कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, वैसे तो एवरीथिंग इज मेंशन, ये थोड़ा सा एंड में वाइंड अप करने के लिए आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ एक बार। अगर साउंड की कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि थोड़ी सी वीडियो की जो क्लियरेंस है वो थोड़ी, वॉइस जो है थोड़ी सी क्लियर आए, ठीक है। इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। 3 इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, 3 हार्मोन मैंने कहा आका के नाम से आप याद रख सकते हो, ACA। एंड्रोजन, C से कॉर्टिसोल एंड दिस वन इज एल्डोस्टेरोन में अगर हाइपोसिक्रीशन होता है, अगर कम अमाउंट में सिक्रीट होता है तो इससे एक डिजीज़ होती है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, इस डिजीज़ का नाम है एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। अगर कम अमाउंट में सिक्रीट हो तो हाइपोसिक्रीशन हो, हाइपर होता है ज़्यादा, हाइपो होता है कम। अगर कम सिक्रीशन होता है एल्डोस्टेरोन का तो एडिसन डिजीज़ होती है। सेकंड है एड्रिनल मेडुला,
इसमें भी दो तरह के दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन एड्रीनलिन। अब ये जो नोर एड्रीनलिन हार्मोन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल डक्ट, टू डक्ट, मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, डबल ग्लैंड है ये पैनक्रियास, ठीक है। एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। एंड पैनक्रियास दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लाइकोगोन एंड इंसुलिन, ग्लाइकोगोन एंड इंसुलिन। एक मिनट ये इरेज कर दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लाइकोगोन एंड इंसुलिन, और ये क्या करता है हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो शुगर लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से हमें डिजीज़ होगी, उसका नाम है, क्या नाम है, डायबिटीज़, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में शुगर जो है, अगर ये इंसुलिन जो है रिलीज़ नहीं होगा तो, एक मिनट ये मिटा, इंसुलिन अगर रिलीज़ नहीं होता है तो क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है, शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हमें जो है डायबिटीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जिन पर्सन को डायबिटीज़ होता है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, वो इंसुलिन की इंजेक्शंस लगवाते हैं ताकि उनके जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था गोनैड। गोनैड में हमने मेल और फीमेल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मेल हार्मोन में टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो ओवरी है ये जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन, और नेक्स्ट इज ओवरी कौन सा हार्मोन, टू हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, टू हार्मोन ओवरी सिक्रीट करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन ये, which of the following glands in human beings secrete more than two hormones? Which of the following glands in human beings secretes more than two hormones? दो हार्मोन से, मतलब टू से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ऐसी कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पेनक्रियाज, या फिर थायराइड। एक, अच्छा मैंने सोचा था मिक्स्ड ग्लैंड का क्वेश्चन है, सॉरी। द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सिक्रीट मोर देन टू हार्मोन। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी ग्लैंड से रिलेटेड, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को ग्लैंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने पूछा है कौन सी ग्लैंड जो है विच सिक्रीट मोर देन टू हार्मोन, से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। सो हमारा इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन्स में भी कुछ हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट करता है, प्लस LH FSH, तो बहुत सारे हार्मोन जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है, मोर देन टू हार्मोन सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो आंसर और डायरेक्ट आंसर टिक करें उससे पहले हम डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर आप जो है ईजिली आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, difference between metals and non-metals. Okay, the first difference is, first जो point है that is metals have crystalline structure, on the other side non-metals have amorphous structure.
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मीन्स अ स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक क्रिस्टल, जैसे सॉल्ट आपने देखा होगा, सॉल्ट जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। नॉन मेटल्स हैव अमोर्फस स्ट्रक्चर, अमोर्फस स्ट्रक्चर मीन्स हैव नो फिक्स्ड शेप और साइज, उसका फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमोर्फस स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 2, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड बट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, मेटल्स हार्ड होते हैं बट सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटाशियम ऐसे मेटल हैं जो हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, और ये आंसर काफ़ी बार आया है, काफ़ी टाइम आया है पेपर में, तो ये याद रखिए। एंड इट इज़ ओपेक, ओपेक होता है, ओपेक मीन्स इन विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, दैट इज़ कॉल्ड ओपेक। 3 तरह के सरफेस पढ़े ना आपने, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो ओपेक में से लाइट ट्रांसफ़र नहीं होती, क्या होता है यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ओपेक। एंड लश्रस, लश्रस मीन्स शाइन, मेटल्स जो हैं मेटल्स में शाइन होती है। वेयर एज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड सॉफ्ट नहीं होता, डायमंड इज़ हार्ड। एंड नॉन मेटल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लश्रस एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन में लश्चर होता है, ऑल्दो इट इज़ नॉन मेटल बट फिर भी इनमें जो है लश्चर होता है, ठीक है। अब ना एक्सेप्शन हर जगह है, आपने देखा मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड, सो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट येस बट नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। थर्ड डिफरेंस है, मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ना यहाँ भी एक्सेप्शंस है, मर्करी और गैलियम, मर्करी और गैलियम जो है मेटल्स हैं बट दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, whereas known metals can be available in solid or gaseous state but except bromine जो कि लिक्विड होता है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखना, इन एक्सेप्शन से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, तो ये एक्सेप्शंस आप याद रखना। मेटल्स आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट एज दे इजली लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर। मेटल्स क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, एज दे इजली लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। ये क्या रिड्यूस हो रहा है, मेटल्स आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप बस इतना याद रखिए, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स देता है, नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। A ratio of mass to volume is known as density. Metals have higher density than non-metals. Metals are sonorous while non-metals are non-sonorous. Now what is sonorous? Sonorous means it produces ringing sound. ठीक है, आपने देखा स्कूल में जब बेल बजती थी, रिंगिंग साउंड, या फिर आप किसी मेटल को भी बीट करते हो तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड, दैट इज उस साउंड को कहते हैं सोनोरस। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। Metals are good conductor of heat and electricity, while non-metals are bad conductor of heat and electricity. Okay, metals are malleable and ductile. Now ये दो terms क्या हैं, malleable और ductile. Malleable होता है मतलब we can transform it into thin sheet. जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को बीट कर करके हम थिन शीट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और डक्टाइल मीन्स वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू थिन वायर, जैसे गोल्ड चेन है, ठीक है, तो वो क्या है, गोल्ड क्या है, डक्टाइल है, गोल्ड मेलेबल भी है डक्टाइल भी है, मीन्स मेटल जो है मेलेबल भी है डक्टाइल भी है एक्सेप्ट जिंक, क्योंकि जिंक जो है मेलेबल डक्टाइल नहीं है, इट इज़ ब्रिटल, ठीक है। मेलेबल का मतलब क्या है, वी कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, थिन शीट, एंड डक्टाइल मीन्स थिन वायर के रूप में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, ठीक है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। हम नॉन मेटल्स को थिन शीट के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, थिन वायर के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ये कुछ डिफरेंस थे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। नाउ कम बैक टू आवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, नहीं, ऑल मेटल सॉलिड नहीं होते, बिकॉज अभी हमने देखा मर्करी जो है इट वॉज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल्स आर हार्ड, नो, नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर हार्ड, बिकॉज सोडियम और पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी सॉफ्ट एंड वी कैन कट इट ईजली विथ नाइफ।
सो नॉट ऑल नॉन मेटल्स आर हार्ड। थर्ड इज ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, नहीं सारे नॉन मेटल गैस नहीं होते। कुछ नॉन मेटल है, अभी हमने देखा एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में, ब्रोमीन, यस ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यस दिस इज आर करेक्ट आंसर, नॉन डक्टाइल। ऑल नॉन मेटल्स आर मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। मेलिएबल अभी बताया था, थिन शीट में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नॉन डक्टाइल मीन्स, डक्टाइल मीन्स थिन वायर, वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू थिन वायर, और नॉन डक्टाइल उसका ऑपोजिट होगा, मतलब थिन वायर में हम नहीं कर सकते। सो ऑल नॉन मेटल्स आर यस नॉन डक्टाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई इज मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। वाई एक मैन मेड फाइबर है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ये याद रखना नेचुरल सोर्स से बन रहा है, तो वाई क्या हो सकता है। तो रियोन है, नाइलॉन है, एक्राइलिक है या जूट है, तो ये तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो क्योंकि जूट है, जूट जो है नेचुरल सोर्स है, बाकी ये जो है केमिकली हैं, केमिकली मेडअप ऑफ केमिकल्स हैं, रियोन, नाइलॉन और एक्राइलिक। फिर भी एक बार फाइबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स कैन बी जनरली डिफाइंड एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर थिन, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। द टू मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर क्या है, एक धागा है, फाइबर से क्या हो रहा है, फाइबर है, फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है, फाइबर से क्या होता है, फैब्रिक बनाते हैं हम। तो फाइबर जो है टू टाइप्स के सोर्सेज हैं, प्लांट फाइबर भी होता है और एनिमल फाइबर भी होता है। तो यही दोनों प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, या सॉरी नेचुरल फाइबर में तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर आ जाएगा, और मैन मेड फाइबर जो केमिकली मेड फाइबर है वो आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइबर। Classification of fiber, they can be classified as natural fiber and man-made fiber. अब natural fiber में the fibers obtained naturally from both plants and animals, उसको तो हम कहेंगे natural fibers, and the fibers are hair like raw material directly obtainable from different plants and animals. And man-made fiber, the fibers are artificially synthesized by humans within the industries in which the polymers are designed to make fabrics of application of simple chemical, means जो chemical से fiber बन रहा है उसे हम man made fiber कह रहे हैं। and the polymers are macromolecules which are obtained or composed of joint, means छोटे छोटे chemicals, छोटे छोटे micromolecules को combine करके एक बड़ा macromolecule बनाते हैं, and उससे फिर फैब्रिक बनता है, उससे जो है केमिकल बेस्ड फाइबर बनते हैं, जैसे रियोन हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एसीटेट, ये मैन मेड फाइबर हैं विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है, केमिकल नहीं लिखा है, नेचुरल सोर्स लिखा है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी घुमा के आते हैं, तो थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर लेना। द नेचुरल फाइबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, plant fiber, animal fiber. The plant fiber, the fiber which is obtained from plants like cotton, jute, the materials like bamboo, coconut fiber, flax seeds, canvas, taiva, plant species, vegetable fiber. तो ये सारे जो हैं वेजिटेबल फाइबर, सॉरी प्लांट फाइबर हैं। एनिमल फाइबर, द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे शीप है, कैमल है, कश्मीरी मोहेर गोट्स हैं, रैबिट्स हैं, इनके जो हेयर हैं, इनके हेयर से जो फाइबर बन रहा है उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, ठीक है। तो प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर, एंड द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक सा टॉपिक है 6th क्लास का, तो ठीक है। सो तो हमारा क्वेश्चन था वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, बट कुड बी वाई, तो वाई इज जूट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक ज़्यादा लेंदी हो गया, थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन, 1 आवर का होने वाला है, देखते हैं इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं 5 या 6। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, ये एक टेबल दिया है आपको जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू इज़ मेंशन, स्टेट एंड इग्निशन टेम्परेचर इज़ मेंशन। अब इससे पहले कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगे, देन यू विल फाइंड योर आंसर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इन दोनों टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है,
The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value. मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पे जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे कैलोरिफिक वैल्यू. द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स. इसके जो यूनिट है दैट इज किलो जूल पर केजी. ओके. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई 1 किलोग्राम सब्सटेंस बर्न करने पर. ठीक है. तो जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी, ठीक है, एलपीजी की जैसे देखिए सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू, जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ये तो हो गया कैलोरिफिक वैल्यू की कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है ऑन 1 किलोग्राम ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल. नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर डिस्कस करने से पहले एक बार कंबशन डिस्कस कर लेंगे. व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ. कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. In the other word, the chemical process in which substance reacts with oxygen to produce heat is called combustion. Means क्या क्या चीज़ें चाहिए? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. दैट्स व्हाई उसे हम कहेंगे combustion. The substance which undergo combustion is called combustible substance. ओके. नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर. अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लीस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर एंड बर्न्स. कम से कम टेम्परेचर जिस पे जो सब्सटेंस है फायर कैच करे उसको हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर. इफ ए सब्सटेंस हैज लेस टेम्परेचर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इट विल नॉट कैच फायर एंड बर्न. अगर उसका टेम्परेचर कम है उसके इग्निशन टेम्परेचर से तो वो बर्न नहीं होगा. अब फॉर एग्जांपल यहाँ दो एग्जांपल हैं. वन इज़ कैरोसिन. ठीक है, ये कैरोसिन है एंड दिस इज लॉग ऑफ वुड. ठीक है, ये वुड है. तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा जल्दी बर्न होगा, कैरोसिन या वुड? ऑफ कोर्स कैरोसिन, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू वुड. जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतनी ही जल्दी बर्न होगा. और इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लीस्ट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स. इट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. अब आपको एक टेबल से समझाती हूँ. इग्निशन, जैसे फॉर एग्जांपल कैरोसिन है. कैरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर है 220 डिग्री सेल्सियस और पेपर का है 233 डिग्री सेल्सियस, वुड का है 300 डिग्री सेल्सियस, कोल का है 454 डिग्री सेल्सियस. तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम है वो उतनी ही जल्दी बर्न होगा. तो कैरोसिन को अगर और कोल को अगर कंपेयर करें तो कौन सबसे पहले बर्न होगा? कैरोसिन सबसे पहले बर्न होगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है कोल के कंपैरिजन. ठीक है. So the least temperature at which substance catches fire and burns, that is called ignition temperature. So I hope आपको कैलोरिफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर में डिफरेंस समझ आ गया होगा. ठीक है. कैलोरिफिक वैल्यू में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है किसी चीज़ को बर्न करने पर, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरिफिक वैल्यू. जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. Ignition temperature, the least temperature at which substance catches fire. That's why that is called ignition temperature. अब आइए, स्टेट तो सॉलिड गैस लिक्विड कोई भी हो. अब आप यहाँ आइए कैलोरिफिक वैल्यू में. तो क्वेश्चन इज विच इज़ बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल. जिस डोमेस्टिक फ्यूल के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा? जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू कम हो या कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा हो या कैलोरिफिक वैल्यू मॉडरेट हो. आप इसी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई होगी वो उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो डोमेस्टिक फ्यूल के लिए कौन सबसे सही रहेगा जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? एलपीजी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी. तो एलपीजी की कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है. देखिए कितनी होती है, 55,000, और काउडन की 8,000, सब वुड की 22,000. सबकी कैलोरिफिक वैल्यू दे रखी है. तो जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर है कैलोरिफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई. तो कैलोरिफिक वैल्यू हाई, स्टेट सॉलिड, इग्निशन टेम्परेचर हाई. ठीक है. जिसका जितना ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर हाई, वेट just a minute, ignition, the temperature at which substance catches fire
एक मिनट ये देख लेती हूँ। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें पूछा है कि बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल, हमें घर के लिए यूज़ करना है, घर के लिए जो तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए, ठीक है। और इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए, ना एकदम बहुत ज़्यादा कि एकदम से आग पकड़ ले, ना बहुत कम कि बहुत टाइम लगाए बर्न करने में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरीफिक वैल्यू जो है मॉडरेट होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि एकदम से आग पकड़ ले, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि घंटों लग जाए जलने में ही। तो द आंसर इज मॉडरेट। कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए, स्टेट गैसियस स्टेट में होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6, वेट, yes, question number 6 is species restricted to a particular area are referred to as, मतलब स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होती हैं उसको क्या कहेंगे? एंडेंजर्ड स्पीसीज कहेंगे, एक्सटिंक्ट कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे, या माइग्रेटरी स्पीसीज कहेंगे जो पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है। सो वन बाय वन इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट एंड एंडेमिक एंड माइग्रेटरी, ठीक है। एक मिनट, फर्स्ट विल डिस्कस एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? ऐसी स्पीसीज दैट इज क्लोज टू एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म होने वाली हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, बट येस ये खतरे में है, डेंजर में है, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, दैट इज़ नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। दिस स्पीसीज आर रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन इन द वाइल्ड दैट इज़ रैपिडली डिक्लाइनिंग। कम अमाउंट की पॉपुलेशन बची है इनकी, बट ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। सो फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज आर जाइंट पांडा एंड ब्लू व्हेल। सो ये कौन सी स्पीसीज में आएंगे? एंडेंजर्ड स्पीसीज। These species are threatened and their numbers are going down in the wild, therefore attempt need to be made to increase their numbers. तो endangered species ऐसी species हैं जो डेंजर में है, खतरे में है, इससे आप याद रख सकते हो, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट नहीं है हुई हैं, बट काफ़ी कम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन बची है इनकी। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज, an endemic species is one that is found only in a particular region or a particular area. These organisms are adapted to a region and are unable to grow and thrive in other location. ये जो population है, ये जो organisms हैं, particular एक ही उसी जगह पे पाए जाते हैं, दूसरी जगह पे adapt नहीं कर सकते, तो इन्हें हम कहते हैं endemic species. This could be due to the fact the temperature is ideal for the organism. It could also be because of the ecosystem is perfect. ठीक है, ये दूसरी जगह पे इजिली अडेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैंगरू एंड प्लेटिपस। कैंगरू आपको पता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो खत्म हो चुकी है, विच इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट इन इट्स ओरिजिनल रेंज और एज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज एनी लॉन्गर इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो कि खत्म हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट वॉज प्रीवियसली लिविंग एंड एक्सिस्टेंट बट हैज़ नाउ वैनिश फ्रॉम अर्थ। एग्जाम्पल्स आर डायनासोर्स, आपको पता है, और डोडो बर्ड्स, ये जो हैं बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेटरी। माइग्रेटरी, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। सो अ माइग्रेटरी बर्ड और एनिमल इज वन दैट माइग्रेट्स, माइग्रेट मीन ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस, यूजुअली व्हेन द सीजन चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एग्जाम्पल्स आर साइबेरियन क्रेन एंड अमर फैल्कन, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में ही स्पीसीज पाई जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंडेंजर स्पीसीज जो खत्म होने वाली हैं, अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई हैं। एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लाइक डायनासोर्स। और एंडेमिक जो पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है। और माइग्रेशन जो एक जगह से दूसरी जगह पे, वेदर चेंज, सीजन चेंज होने पे एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं माइग्रेटरी। तो हमारा आंसर है endemic species, the species which is restricted to a particular area, that is called endemic species, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि फिर अपकमिंग वीडियोस में उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस ले सकूँ, ठीक है। बाकी आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो मोर देन एनफ है, इसको भी आप पढ़ लोगे। इसमें से भी हर एक पार्ट में, हर एक टॉपिक में कितने ही क्वेश्चंस हैं,
तो मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रही हूँ, उस टॉपिक पे मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। कोई मेटल एक्स है जो कि मेटल वाई को तो ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है बट मेटल जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। आइडेंटिफाई द, तो इसमें बताना है कि तीनों में से कौन सा जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। वाई को डिस्प्लेस कर रहा है बट जेड को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। पहले भी पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। आज भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वो ऊपर प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे नीचे आते आते ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब ये मेटल, ये जो टेबल है आपको याद करना पड़ेगा। तो आप ये टेबल कैसे याद करोगे? इसके लिए एक निमोनिक बना हुआ है जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखा है, ये निमोनिक है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा, आई ट्रूली लाइक हर, कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ। आपको ये निमोनिक याद करना होगा बस। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा, आई ट्रूली लाइक हर, कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ। इसके अलावा आप कोई और टेक्निक से भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसी निमोनिक से याद करना है, कोई और निमोनिक भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो प्लीज़, पी से पोटाशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एम से मर्करी, एस से सिल्वर, पी से प्लैटिनम, जी से गोल्ड, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा, आई ट्रूली लाइक हर, कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ। तो ये ऊपर सबसे हाईएस्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उससे कम और सबसे नीचे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। एंड अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अब क्या है, जो ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को तो डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, पोटाशियम जो है मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बट मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम पोटाशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, बट लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड 3 मेटल्स हैं, एक्स वाई को तो डिस्प्लेस कर रहा है बट एक्स जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जेड जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, दैट्स वाई एक्स जो है जेड को रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसने हमसे यही पूछा है, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, सो आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हुआ? जेड। जेड इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। Question number 8. Question number 8 is light rays from an object falls on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? Question कह रहा है, for example ये mirror है, light rays from an object falls on a surface, किसी surface पे light rays आई and get reflected, for example ऐसे light rays आई, ठीक है, ये light rays हैं, थोड़ी टेढ़ी लाइन्स होगी, एंड इट कैन रिफ्लेक्टेड इन कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर, मीन्स पैरेलली नहीं जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई वहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, तो कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर में है, इधर उधर जा रही हैं। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। तो एक बार इसको डिस्कस करने से पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझा देती हूँ। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन ये क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रे आई, सनलाइट से ये रेज आई, किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई, एंड रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे आके रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ जो बीच में एंगल बन रहा है, यहाँ बीच में एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला जो एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये साइड वाला जो राइट साइड का एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स आई और आर दोनों इक्वल होते हैं ऑलवेज। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी? ये
इंसिडेंट कौन सी है, ये, और इनके बीच में जो ये रे है, लाइन है, इसे हम कहेंगे नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. ये तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं. ये लॉ है रिफ्लेक्शन का. ठीक है, तो ये दो लॉ है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. ठीक है, तो कोई भी इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आती है, फिर हम उस चीज़ को देख पाते हैं. तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसमें देर आर टू रिफ्लेक्शन होते हैं. एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. ये जो इमेज है दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई, फिर क्या होता है, ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं. ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और इस पॉइंट पे जो है कोई, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ बनती है. क्यों बनती है इमेज, क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट करते हैं और यहीं पे इसकी इमेज बनती है. ठीक है, बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो है डिफ्यूज्ड मैनर में, कोई भी रे कहीं भी जा रही है डिफ्यूज्ड मैनर में है, तो ये एक पॉइंट पे मीट नहीं करती, ये एक पॉइंट पे मीट नहीं करती, इसलिए कोई इमेज नहीं बनती है. ठीक है, चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन स्मूथ सरफेस सच एज प्लेन मिरर, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है इट अकर्स ऑन रफ सरफेस सच एज ब्लैक बोर्ड. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. आप देखिए यहाँ पे पैरेलल हैं दोनों, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी. बट इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल नहीं है, ये डिफ्यूज्ड मैनर में है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे आर इन वन डायरेक्शन. In this type of reflection the reflected rays are in different direction. So this is the difference between regular and irregular reflection. ठीक है, दो लॉ हमने डिस्कस किए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल. इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन. ये दो लॉ हमने डिस्कस किए. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की इमेज है और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की इमेज है. ठीक है, आई होप आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी. ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं. क्वेश्चन हियर, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर. डिफ्यूज्ड मैनर मीन्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन बन रही है. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में किस तरह की इमेज बनती है, कैसी इमेज बताई थी मैंने, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड. कोई भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि दे विल नॉट मीट एट अ पॉइंट. ऐसे है ना, इंसिडेंट रे आई और ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर रही है, तो ये एक सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, तो इमेज नहीं बनती. सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नो इमेजेस फॉर्म्ड. ठीक है, नो इमेजेस फॉर्म्ड. क्वेश्चन नंबर 9. 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. 1 आवर से ज़्यादा ही लंबी वीडियो होगी, बट 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. In order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following force. रेशमा एक लड़की है, ठीक है, उसके रूम में एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है. तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब ये बॉक्स को धक्का देगी, ठीक है, तो वो कह रहा है कितनी फोर्स लगाए, कि किससे ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए उसको, ताकि वो जो बॉक्स है स्लाइड करे, किससे ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए. इसके लिए एक बारी हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में 1 by 1 पढ़ लेते हैं. ठीक है, फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ, एक मिनट, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ओवर अनदर. ठीक है, अब 3 टाइप्स के फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ये मैंने अर्लियर क्लासेस में भी फ्रिक्शन डिस्कस किया है. फ्रिक्शन से भी हर बार क्वेश्चन आता है. मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल एक हैवी बॉक्स रखा है, ठीक है, हम इसको धक्का देंगे, मान लो कि ये बहुत हैवी है, मूव नहीं हो रहा है, पर जैसे ही हल्का सा मूव करेगा तो यहाँ उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. हल्का सा मूव हुआ, जस्ट हल्का सा मूव हुआ, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ जो फ्रिक्शन है, उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉक्स हल्का सा मूव करेगा. अब हल्का सा मूव किया, उसके बाद जब ये बॉक्स स्लाइड करेगा, हम इसको ईजिली मूव कर रहे हैं किसी बॉक्स को,
स्लाइडिंग पोजीशन पे आ गया, स्लाइड कर रहा है, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद ये जो कोई भी चीज़ है अगर उसको रोल करके लेके जा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। पर जैसे ही हैवी बॉक्स जैसे ही हम पुश करेंगे और थोड़ा सा मूव किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ ख़त्म हो जाती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो फर्स्ट फोर्स है हमारी, फर्स्ट फ्रिक्शन है यहाँ पे बॉक्स में आप देखेंगे ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉक्स मूव करेगा उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन लग रही है यहाँ? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन वापस आते हैं कि उसको कितनी फोर्स लगानी चाहिए, किससे ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए कि वो मूव कर पाए, बॉक्स मूव कर पाए, तो किससे ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए ताकि बॉक्स जो है मूव कर पाए। ठीक है, जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर बॉक्स स्लाइड करता है तो अगर हम रोल करके लेके जा रहे हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है कि उसको किससे ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए ताकि वो मूव कर पाए बॉक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, identify the correct statement from among the following. The lower the frequency of vibration, higher is the pitch. Loudness of sound is determined by the frequency of vibration. Option C is sound cannot travel through vacuum. Option D, pitch of sound is determined by its amplitude. अब आपको आप जिसको आता होगा वो तो ईजिली फाइंड आउट कर लेगा आंसर, बट जिसको नहीं पता है वट इज़ फ्रीक्वेंसी, वट इज़ पिच, एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो लाउडनेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो है मैं आपको एक बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको ईजिली आंसर जो है फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पेंडुलम की, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में। मान लीजिए कोई पेंडुलम है, मान के लीजिए पेंडुलम ही है ऑफ कोर्स पेंडुलम यहाँ पे हैंग हुआ है। ठीक है, अब इस पेंडुलम को आप थोड़ा सा धक्का दोगे हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, सो क्या हुआ इसमें, द पेंडुलम ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो मोशन, टू मीन्स आगे एंड पीछे, इस पोजीशन में वो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट। द पेंडुलम ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का एम्पलीट्यूड क्या है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, और ये जो पोजीशन है दोनों, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ये पेंडुलम जा रहा है, जितना टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, जैसे ए से बी और ए से सी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए एंड इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय द बोव ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम वो लगा रहा है उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल बी से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, तो ये जो 4 राउंड इसने लगाए, 1 2 3 4, ये 4 राउंड जो है इसमें वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, सो वन ऑसिलेशन जितने टाइम में वो कंप्लीट कर रहा है उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय टी एंड इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। 2 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, कि वो कितना एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस वो कंप्लीट कर रहा है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इट इज डिनोटेड बाय F। A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. For example, सिंपल पेंडुलम जो है 4 ऑसिलेशन किए उसने 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4 हर्ट्ज। मतलब
वन ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसने जितने भी ऑसिलेशंस किए हैं कंप्लीट 1 सेकेंड में, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अगर 4 ऑसिलेशन किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज होगी, 5 ऑसिलेशंस किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी, 6 किए या 8 किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज होगी। ठीक है, ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये तो हो गया प्रॉपर्टी, हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं कि एक पर्सन की लाउडनेस मतलब सुनने की कैपेसिटी जितनी है दूसरे पर्सन की भी उतनी होगी, इट इज़ चेंजेस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव क्वांटिटी, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, अगर सॉफ्ट साउंड होगा, अगर लाउड साउंड है फॉर एग्जांपल, तो उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी, सॉफ्ट साउंड है तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, अ साउंड दैट इज़ लाउड टू वन पर्सन मे नॉट साउंड द सेम टू, जरूरी नहीं है एक पर्सन को कोई आवाज़ ज़्यादा लग रही है दूसरे पर्सन को भी उतनी ही लाउड लगेगी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। It depends upon the sensitivity of the ears of a person, the distance of the listener from the source of the sound. Smaller amplitude produces soft sound, small amplitude है soft sound, large amplitude है तो loud sound होगा। ठीक है, next property है pitch। pitch it depends upon frequency। pf से याद रख सकते हो आप, अगर आपको confusion होती है pf, p से pitch, f से frequency, L से loudness, A से amplitude। loudness depends upon amplitude, ये याद रखना, loudness depends upon amplitude, pitch depends upon frequency, ये pf से याद रखना। ठीक है, women are said to have shrill and high pitched voice whereas men produce a flat and low pitched sound। the pitch is directly related to frequency। pitch जो है directly related होती है frequency के, and frequency is the number of vibration in 1 second। point number 3, the higher the frequency of the sound higher will be its pitch। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पिच डिपेंड है ना एक दूसरे पे। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है पिच भी हाई होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच लो होगी। ठीक है, थर्ड क्वालिटी है थर्ड प्रॉपर्टी है करेक्टरिस्टिक है क्वालिटी और टिम्बर। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़, पॉइंट नंबर 3 दैट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इज क्वालिटी, थर्ड, एक मिनट, यस क्वालिटी। अब इसमें क्या है, साउंड क्वालिटी और टिम्बर इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मीन्स दो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों की सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, पर दोनों जो है डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स वेव फॉर्म। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है किस पे डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज पीपल वॉइसेस, पीपल की फ़ोन पे जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम, अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम किसी की आवाज़ को अगर दो पर्सन हैं, दोनों की जो पिच है, ठीक है, और लाउडनेस है, पिच और लाउडनेस अगर सेम है, फिर भी हम दोनों की आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, दोनों की आवाज़ को हम पहचान पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, बिकॉज ऑफ इट्स वेव फॉर्म। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स वेव फॉर्म। वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज पीपल वॉइस ऑन द टेलीफोन बिकॉज द वेव फॉर्म प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड्स ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट। क्योंकि सबकी जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसकी वेव फॉर्म डिफरेंट, दैट्स वाई वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज। नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय गिटार एंड वायलिन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जब हम गिटार बजा रहे हैं या वायलिन बजा रहे हैं, दोनों की सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमने रखी हुई है, पिच और लाउडनेस सेम है, बट फिर भी हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि किसका साउंड है, ये वायलिन का है या गिटार का। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि दोनों की जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट होती है। वेव फॉर्म क्या होती है? डिफरेंट होती है, दैट्स वाई हम साउंड को ईजिली पहचान पाते हैं। ठीक है, तो ये होगी क्वालिटी। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, और 3 ही हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट करेक्टरिस्टिक, दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, और आज हम टोटल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और इसकी जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है
आरबी कौशल एकेडमी, जो यूट्यूब का चैनल है वही मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो इसको मैं इसी में इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। प्लस मैं इसमें टेलीग्राम में भी पीपीटी डाल दूँगी। और जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था जनवरी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में ही डाल दूँगी। क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा हमने पढ़ा था अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी। सेकेंड ऑप्शन इज द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटर्मिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस जो साउंड है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। नहीं, लाउडनेस जो है फ्रीक्वेंसी से नहीं, लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे बेस्ड है। लाउडनेस इज, मैंने बताया था, लाउडनेस डिटर्मिन्ड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे बेस्ड होती है और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे, मैंने बोला था ना पीएफ से याद रखना, पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इसने कहा द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटर्मिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी। नहीं, लाउडनेस फ्रीक्वेंसी से नहीं होती, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एंड पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। यस, साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता क्योंकि साउंड को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है ट्रैवलिंग के लिए। तो साउंड इज ट्रैवल थ्रू एयर, दैट्स वाई वी कैन ईजिली हेयर द वॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मून पे जाते हो तो मून पे अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे क्योंकि मून में नो एयर इज़ नॉट प्रेजेंट। तो हम जो भी कहेंगे वो जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, वो आवाज़ जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। सो येस, दिस इज़ आवर राइट आंसर। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवलिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पिच ऑफ साउंड इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। पिच से पिच जो है एम्पलीट्यूड डिटर्मिन करते नहीं, पिच का डिटर्मिन करता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, एल ए से याद रख लेना और पी एफ से याद रख लेना। एंड क्वालिटी जो है साउंड की, जो क्वालिटी है ये किस पे डिपेंड करती है? वेव फॉर्म पे, ठीक है। अगर सेम पिच और लाउडनेस भी है फिर भी है क्वालिटी। अगर हम फॉर एग्जांपल वायलिन या गिटार है, दोनों की लाउडनेस और पिच सेम भी रखेंगे तब भी हम पहचान लेंगे कि ये आवाज़ गिटार की है या वायलिन की। क्यों पहचान पाएंगे? क्योंकि उन दोनों की जो वेव फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना और ये हमारा आंसर है सी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो अब इसके थ्रू कौशल एकेडमी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको पीडीएफ, सारी पीपीटी और पीडीएफ, ये जो सारा डिटेल है ये सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।